गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने देखा था कि एल शिफ्ट लैडर काम कैसे करता था और एक प्रोग्राम हमने बनाया था कि अगर आपको परसेंटेज के बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना हो कि हाँ कि वो ऑनर्स है कि फर्स्ट डिवीजन है कि सेकेंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन है, तो इसका हमने कल प्रोग्राम डिजाइन किया था। यही प्रोग्राम था आपका कि हाँ परसेंटेज की वैल्यू आपको दी जाएगी, अगर 75 से ग्रेटर है तो ऑनर्स होगा। ओके, अगर 75 से कम है तब इस कंडीशन के पास जाएगा, अगर 75 से कम है तो मुझे केवल चेक करना है क्या वो 60 से ज़्यादा है, अगर ज़्यादा होगा तो सेकेंड डिवीजन है, और ऐसे ही सो ऑन ये प्रोग्राम चलेगा। अगर पहली बार में कंडीशन सही हो गई तो ये प्रिंट करने के बाद ये कहाँ चला जाएगा, सीधा लास्ट में स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। ओके, तो इसका फ्लो चार्ट इसी हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। चलिए बात कर रहे हैं फ्लो चार्ट में। ये मैं वैल्यू रीड कर रहा हूं यहाँ पे, तो इसको मैं रेक्टेंगुलर शेप में ड्रा करूंगा। दैट इज योर स्टार्ट हो जाएगा, दिस इज योर स्टॉप। ओके, सब जगह कंडीशन बॉक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन होगा इस कंडीशन को चेक करेगा, और कंडीशन से यहाँ से दो रास्ते होंगे, एक सही की ओर जाएगा और एक गलत की ओर जाएगा। अगर ये सही है तो ये प्रिंट करेगा, ठीक है, सपोज ये प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद तुरंत ये कहाँ चला जाएगा, स्टॉप के पास। तो इसका मतलब ये प्रिंट होने के बाद क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, ये सेकेंड कंडीशन के पास तब जाएगा जब ये फर्स्ट कंडीशन गलत होगा तो फॉल्स से, ठीक है, इस रास्ते से जब फॉल्स होगा, ठीक है, तो एक और कंडीशन बॉक्स लगेगा, उसके हिसाब से हम ड्रा करेंगे। तो चलिए हम ड्रा कर रहे हैं इसको। हाँ, फ्लो चार्ट हमने ड्रा किया। सबसे पहले कहा दिस इज योर स्टार्ट। सबसे पहले मैंने कहा कि परसेंटेज की वैल्यू आप रीड कर लीजिए, रीड परसेंटेज। देन अब इस परसेंटेज को चेक करिए, क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है। अगर है तो या तो सही और या तो गलत, दो ही होगा, या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। अगर ये सही है तो सिंपली क्या प्रिंट कर देगा, ऑनर्स, प्रिंट ऑनर्स, चाहे तो आप प्रिंट भी लिख सकते हैं, प्रिंट ऑनर्स। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, तुरंत स्टॉप के पास चला जाएगा, दिस इज योर स्टॉप। ओके, जब ये कंडीशन गलत होगा तब सेकंड कंडीशन के पास जाएगा और चेक करेगा क्या परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है। अगर 60 है तो देन या तो ये सही होगा या तो गलत होगा। अगर सही है तो क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट डिवीजन, और गलत हुआ तब दूसरे कंडीशन के पास जाएगा, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ओके, अब ये फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करने के बाद क्या होगा, जैसे ये कंडीशन गलत हुआ तो इधर गया। ओके, ये कंडीशन चेक किया, अगर ये सही है तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करेगा और तुरंत, ठीक है, सीधा नीचे पहुंच जाएगा स्टॉप के पास। ये क्या हो गया, यहाँ पे आपका स्टॉप हो गया। लेकिन अगर ये गलत होता है तब आप तीसरे कंडीशन के पास जाएंगे और यहाँ पे इसे चेक करेंगे, यहाँ से भी या तो ये सही होगा और या तो गलत होगा। अगर सही है तो ये प्रिंट करेगा सेकेंड डिवीजन, क्या प्रिंट हुआ आपका, सेकेंड डिवीजन, और फिर से ये आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर थर्ड कंडीशन भी गलत है देन आप चेक करेंगे फोर्थ कंडीशन, क्या मेरा परसेंटेज 33 से एबव है। अगर है और नहीं है, दो चीजें, अगर है तो आप प्रिंट करेंगे थर्ड डिवीजन, और ये भी क्या हो जाएगा, तुरंत प्रिंट करने के बाद स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट वाला कंडीशन भी गलत होता है तो सीधा एल्स, मतलब लास्ट जो ऑप्शन है केवल वहां जाना है और वहां पे सिर्फ आपको प्रिंट कराना है, और क्या प्रिंट करा देना है, फेल। और ये फेल प्रिंट करके ये वापस लौट जाएगा किसके पास, स्टॉप के पास। ओके, तो मैं यहीं से इसको कंबाइन कर दे रहा हूं। ओके, तो ये चीज है, हो क्या रहा है कि एक एक कंडीशन चेक कर रहा है, सही होते ही काम कर रहा है, काम करके तुरंत स्टॉप हो जा रहा है, लेकिन जब गलत हो रहा है तब दूसरे कंडीशन के पास चल रहा है। ओके, और इसीलिए इसे कहा जाता है एल शिफ्ट लैडर, मींस एक सही, एक तो काम करिए, काम करके तुरंत बाहर निकल जाइए, लेकिन अगर गलत हो रहा है तब दूसरे कंडीशन के पास जाइए। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। मैंने फ्लो चार्ट डिजाइन किया, वही प्रोग्राम जो आपने बनाया था उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट डिजाइन किया है। अगर आप प्रोग्रामिंग आसानी से कर लेते हैं तो उसको फ्लो चार्ट में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा बॉक्स कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ओके, जैसे ये रीड और प्रिंट जहाँ पे भी होगा रेक्टेंगुलर शेप होगा, स्टार्ट और स्टॉप के लिए आपका ओवल शेप है,
जब भी कंडीशन चेक करना होगा, ठीक है, तो कंडीशन के लिए आपका कंडीशन बॉक्स या डिसीजन बॉक्स आपका इस्तेमाल होगा। और सबको ज्वाइन करने के लिए हमने एरो का इस्तेमाल किया। एरो आपका डायरेक्शन भी बता रहा है, देखिए कैसे, पहले स्टार्ट, देन रीड, देन यहाँ। ओके, अगर ये ट्रू है तो इस पाथ को फॉलो करेगा, ऑनर्स प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद तुरंत क्या हो जाएगा, स्टॉप। यहाँ से कोई रास्ता नहीं है कि फिर वो ये इधर उधर मूव करे। ओके, ये क्या हो जाएगा, तुरंत स्टॉप हो जाएगा। तो ये है आपका फ्लो चार्ट। कल मैंने कहा था कि सेम प्रोग्राम जो आपने एल्स इफ लैडर से बनाया है, आप उसे केवल इफ से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इफ से केवल इंप्लीमेंट होगा। क्या कहा मैंने, मेन इंट इंटर परसेंटेज और स्कैन एफ। मैंने वैल्यू स्कैन कर ली। अब केवल मैं एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल ना करके केवल इफ से इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। तो सबसे पहला कंडीशन चेक किया, इफ PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। और जब दो कंडीशन एक साथ लिखने होते हैं तो आप या तो एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं या तो आर ऑपरेटर, दोनों को कंबाइन करने के लिए या तो एंड का इस्तेमाल करेंगे या तो आर ऑपरेटर का। अब इस पे डिपेंड करता है क्या दोनों का सही होना जरूरी है कि केवल एक का सही होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि दोनों कंडीशन जब सही होगा, जैसे अगर मैंने कहा, इसमें मैं एक और कंडीशन लिख दे रहा हूं कि मेरा ऑनर्स कब होगा, जब 75 से एबव हो और 100 से नीचे हो। मतलब ये दोनों कंडीशन सही होना चाहिए कि 75 से ग्रेटर भी हो और 100 से लेस भी हो। तो इस केस में मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, एंड ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डबल एंड। डबल एंड मीन्स लॉजिकल एंड। कहा कि अगर ये कंडीशन सही होगा तो ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये भी सही होगा, अगर दोनों सही होगा तो मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंटफ ऑनर्स। प्रिंटफ ऑनर्स प्रिंट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूं एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे केवल इफ का इस्तेमाल करना है। तो अब दूसरा कंडीशन देखिए। ओके, ऑनर्स की बात करें 75 और 100 के बीच में होगा तो मेरा ऑनर्स हो गया। अब फर्स्ट क्लास कब होगा, कि जब वो किसके बीच में हो, 75 से लेस हो लेकिन 160 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो वही चीज आप लिखिए, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड PER इज लेस देन 75। अगर ऐसा है तो आप क्या प्रिंट कर दीजिए, प्रिंटफ फर्स्ट डिवीजन। ये मैंने प्रिंट कर दिया। तो अलग अलग आपको कंडीशन लिखने पड़ेंगे। आप एक इसमें ये कंडीशन लिखे हैं तो देन ऑनर्स हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो फर्स्ट डिवीजन होगा। ऐसे ही आप बाकी कंडीशन भी लिखिए। मैंने क्या कहा, सेकेंड डिवीजन कब होगा, इफ PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45 एंड PER इज लेस देन 60। अगर ये है तो प्रिंटफ सेकेंड डिवीजन। सेम, if PER is greater than equals to 33 and PER is less than 45, अगर ये है तो printf थर्ड डिवीजन। और लास्ट, if PER is less than 33 देन आप लिख सकते हैं, ग्रेटर देन आप 0 भी लिख सकते थे, प्रिंटफ फेल। ये प्रोग्राम भी आपका सही है, चलेगा। बस दोनों में अंतर कहां पे है देख लीजिए। अगर आप एल्स इफ लैडर का इस्तेमाल किए रहते और पहला ही कंडीशन सही हुआ रहता तो ऑनर्स प्रिंट करने के बाद ये कहां चला गया था, स्टॉप के पास। ओके, लेकिन अगर आप इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्रोग्राम का थोड़ा सा रन करने का जो तरीका है, कंट्रोल का फ्लो है कि कैसे किस लाइन के बाद कहां पे जाएगा, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा वो देखिए। सबसे पहले इस कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन सही है तो ऑनर्स प्रिंट करने के बाद ये बाहर नहीं जाएगा। ओके, वो
प्रिंट करेगा, उसके बाद इसे भी चेक करेगा। ओके, अब ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि पांचों में से कोई एक ही कंडीशन सही हो सकता है किसी नंबर पे। अगर ये सही हो गया तो ये प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद वो इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा। वो अलग बात है कि प्रिंट केवल ऑनर्स होगा। ओके, तो आपका हर कंडीशन चेक होगा, चेक होने के बाद जहां सेटिस्फाई होगा वहां पे आउटपुट आएगा, वो वाला आउटपुट आएगा, लेकिन बाकी कंडीशन भी आपके चेक होंगे। अगर मैं कहूं इस प्रोग्राम का फ्लोचार्ट डिजाइन करिए तो बाकी तो सेम है, सिर्फ यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका कंडीशन है, इस कंडीशन को जब आप लिखेंगे तो यहां से एक सही होगा और ये गलत होगा। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने कहा अगर ये सही होगा तो क्या प्रिंट करेगा? ऑनर्स। चलिए प्रिंट हो गया ऑनर्स, ऑनर्स आपका प्रिंट हो गया। लेकिन क्या ये प्रिंट होने के बाद सीधा स्टॉप के पास जाएगा? नहीं। ओके, ये वापस किसके पास जाएगा? इस कंडीशन के पास, इस कंडीशन के पास। ओके, और कब इस कंडीशन के पास जा सकते हैं? पहला, सही हुआ तो काम करके तब जाएगा इस कंडीशन के पास। अगर ये गलत होता है तो इसे नहीं करेगा, डायरेक्ट इस कंडीशन के पास चला जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ओर से इसी कंडीशन के पास लौट रहा है। सही होने के बाद ये काम करके इस कंडीशन के पास जाएगा, 60 वाले कंडीशन के पास। ओके, और गलत हुआ तो बिना काम किए, ठीक है, सीधा किसके पास? बिना ये प्रिंट किए सीधा इस कंडीशन के पास चला जाएगा। ओके, अगर इसकी बात करें, अगर यहां पे हम बात करें इस कंडीशन की, तो अगर ये भी आपका सही है तो सही है तो ये काम करेगा, ठीक है, तो ये काम किया। ठीक है, सपोज आपका प्रिंट हो गया फर्स्ट डिवीजन। ओके, फर्स्ट डिवीजन प्रिंट हुआ, तो क्या ये फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करने के बाद सीधा स्टॉप हो जाएगा? नहीं, ये सही होके सही हुआ तो काम करेगा, काम करने के बाद इस कंडीशन को फिर से चेक करेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं कंडीशन इस बॉक्स के लिए बना देता हूं कि PR इज ग्रेटर देन 45, सपोज ये अगर कंडीशन है, तो ये करने के बाद इस कंडीशन के पास लौटेगा। लेकिन अगर ये गलत हो गया तब भी इस कंडीशन के पास इसे जाना है। तो वही चीज है, गलत है तो जाना ही है, सही है तो काम करके इस कंडीशन के पास जाना। तो दोनों में डिफरेंस मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्या कि ये क्या कर रहा है कि ये सही है तो हम ये काम करेंगे, काम करने के बाद, ठीक है, फिर इस कंडीशन को चेक करेंगे। ओके, ये बात है कि अगर ये सही है तो ये हो गया, बाकी कहीं पे कोई आपका प्रिंटफ नहीं चलेगा, लेकिन कंडीशन सारे आपके चेक होंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा इसका फ्लो चार्ट डिजाइन करते समय। चलिए मैं पूरा फ्लो चार्ट डिजाइन कर दे रहा हूं इसका। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन का मतलब हुआ आपका स्टार्ट, शुरू। फिर मैंने कहा कि रीड मैं करूंगा, रीड PER, परसेंटेज की वैल्यू रीड करूंगा। देन अब पहला कंडीशन मैं चेक करूंगा, क्या लिखा गया था? PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन 600। पहला कंडीशन यही था। अगर ये सही होता है, ट्रू, और ये फॉल्स होता है। अगर मैंने कहा ये कंडीशन गलत है तो ये सीधा दूसरे कंडीशन के पास चला जाएगा, दैट इज PR इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन 75, दूसरा जो कंडीशन है मेरा। लेकिन अगर ये सही होता है तो क्या प्रिंट करेगा? ऑनर्स, ऑनर्स प्रिंट करेगा, और देन प्रिंट करने के बाद वापस इसी कंडीशन के पास लौटेगा। ये डायरेक्ट स्टॉप के पास नहीं जाएगा। ओके, तो वही चीज बताया था मैंने कि अगर ये सही हो गया तो काम करके सेकेंड कंडीशन के पास जाएगा, अगर ये गलत है तो डायरेक्ट कंडीशन के पास चला जाएगा सेकेंड वाले। ओके, अब सेम वही चीज यहाँ पे भी है, ये भी या तो सही हो सकता है और या तो गलत हो सकता है। ओके, अगर ये सही हो गया तो क्या प्रिंट करेगा? फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन प्रिंट कर देगा और प्रिंट करा। अगर ये गलत हुआ तो तीसरे कंडीशन के पास जाता है, व्हाट इज दैट, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हो एंड लेस देन 60 हो। ओके, तो ये देखिए ये गलत हुआ तब तो डायरेक्ट थर्ड वाला कंडीशन चेक करेगा, लेकिन अगर ये सही हुआ तो फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करने के बाद देन इस कंडीशन को चेक करेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा जब भी कंडीशन बॉक्स आप इस्तेमाल करते हैं तो दो रास्ते आपके जाते ही हैं। ओके, अब वो कैसे फ्लो हो रहा है वो डिपेंड करता है कि उसका लॉजिक क्या है।
ओके, तो इफ अगर आपने केवल इंप्लीमेंट किया अपने प्रोग्राम में, तो ये क्या कह रहा है कि मैं अगर सही भी हूं तो मैं ये प्रिंट करूंगा, प्रिंट करने के बाद फिर मैं थर्ड वाला कंडीशन चेक करूंगा। ओके, अब ये थर्ड वाला कंडीशन भी या तो सही होगा और या तो गलत होगा। ओके, अगर ये सही है तो क्या प्रिंट करेगा, सेकेंड डिवीजन। ओके, लेकिन क्या प्रिंट करने के बाद स्टॉप होगा, नहीं, ये वापस अगले कंडीशन के पास लौटेगा, और वो कंडीशन क्या था, PER इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 एंड लेस देन 45, ये कंडीशन था। ओके, अगर ये सही होता है और ये गलत होता है तब आउटपुट देख लेते हैं। अगर ये सही होगा तो क्या करेगा, थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा और फिर लास्ट वाले स्टेटमेंट के पास लौटेगा। अगर ये गलत होता है, सपोज मैंने क्या कहा, लास्ट वाले ध्यान दीजिए, अगर ये गलत होता है, इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, दैट इज योर फेल, तो वो प्रिंट करेगा फेल, और फेल प्रिंट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, ठीक है, ये लौटता इसके पास तब जब इसके पास कोई कंडीशन होता है, लेकिन एल्स वाला तो चलेगा ही नहीं, ठीक है, तो जो लास्ट वाला कंडीशन है अगर वो सही हुआ तो थर्ड डिवीजन प्रिंट करेगा, अब प्रिंट करने के बाद सीधा किसके पास लौट जाएगा, फेल के पास, स्टॉप के पास सॉरी लौट जाएगा। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हुआ क्या कि एक कंडीशन चेक किया, प्रिंट करने के बाद अगले कंडीशन के पास लौटा। ओके, ये इसे चेक किया, अगर उसके बाद फिर से कोई कंडीशन है तो ये काम करने के बाद उस कंडीशन के पास लौटेगा, और ऐसे ही पूरे प्रोग्राम का मेरा फ्लो होगा। तो दिस इज योर फ्लो चार्ट ऑफ इफ एल्स नहीं ओनली इफ प्रोग्राम, जब हम केवल अपने प्रोग्राम में केवल इफ का इस्तेमाल किए हैं और इसे इम्प्लीमेंट किए हैं, तो इसके हिसाब से जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया उसमें ये डिफरेंस है। ओके, इस तरह से इंप्लीमेंट होगा, और जब एल्स इफ लैडर से बनाया था तो आपने देखा था उसमें क्या हो रहा था कि यहां से करने के बाद वो सीधा स्टॉप हो जा रहा था, बाकी कहीं बीच में आपके रास्ते नहीं थे जो दूसरे कंडीशन के पास लौट आ रहे थे। लेकिन अगर आपने केवल इफ से बनाया है तो ये वापस लौट के दूसरे कंडीशन के पास जा रहा है। ओके, तो ये है आपका इफ एल्स। चलिए अब बात कर रहे हैं एक प्रोग्राम की। अभी इसके पहले आपने एक प्रोग्राम बनाया था कुछ देर पहले, कुछ प्रीवियस क्लास में, कि अगर आपको लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं। ओके, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो देन ए इज लार्जेस्ट। ओके, एंड इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो आपका क्या हो जाता है, बी इज लार्जेस्ट। लेकिन अब जो प्रोग्राम मैं कह रहा हूं कि अगर आपको सपोज 3 नंबर दे दिया है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर among 3 numbers। अगर ये क्वेश्चन हो जाए कि आपको 3 नंबर अब दिए गए हैं, अब तीनों में से आपको बताना है लार्जेस्ट कौन सा है। ओके, सपोज 3 नंबर कौन कौन से हैं, ए बी सी, ये 3 नंबर हैं। अब मैंने क्या कहा कि इन तीनों में से आपको बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। मैं अभी इस चीज को नहीं मान रहा हूं कि तीनों बराबर भी हो सकते हैं, मुझे अभी जो इनपुट दिया जाएगा तीनों डिफरेंट इनपुट होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं कि तीनों डिफरेंट इनपुट होंगे। अब इन तीनों में से ठीक है आपको बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा होगा। ओके, चलिए बात करते हैं। अगर मैं कहूं ए सबसे लार्जेस्ट कब हो सकता है, जब ए की वैल्यू बी से भी बड़ी हो और सी से भी बड़ी हो। मतलब जो कंडीशन बना ए इज ग्रेटर देन बी तो होना ही चाहिए, इसके अलावा एक और कंडीशन इसके साथ होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये दोनों कंडीशन सही होगा तभी आपका ए सबसे लार्जेस्ट, और जब जहां दोनों की बात आ जाए वहां पे हम क्या करते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉजिकल एंड। ओके, या बिटवाइज एंड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। लॉजिकल एंड क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका रीजन मैंने बताया था कि जब पहला ही कंडीशन गलत हो जाता तो ये दूसरा चेक नहीं करता, तो थोड़ा सा टाइम हमारा कम कंज्यूम होता। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे तो आप बिटवाइज इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अगर मैंने ये कहा कि ये दोनों कंडीशन सही है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, प्रिंटफ
ए इज लार्जेस्ट, कि किसकी वैल्यू बड़ी है मेरी, ए सबसे बड़ा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही कंडीशन हर बार सही हो सकता है आपका बी सबसे बड़ा हो। तो बी सबसे बड़ा कब होगा, जब बी इज ग्रेटर देन सी हो एंड बी इज ग्रेटर देन ए हो। जब बी सी से भी बड़ा हो और बी ए से भी बड़ा हो, तो इस केस में क्या होगा, प्रिंटफ बी इज लार्जेस्ट। लेकिन अभी भी जरूरी नहीं है कि बी सबसे बड़ा हो सकता है सी सबसे बड़ा हो, तो उसे भी चेक कर लेते हैं। इफ सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी, अगर ये सही हुआ तो क्या लिख दूंगा, प्रिंटफ सी इज लार्जेस्ट। ये चीज है। तो मतलब तीनों में से कोई एक ही सही होगा। अगर मैंने डिफरेंट नंबर दिए इनपुट में ए बी सी, तीनों की वैल्यू सेम ना देके डिफरेंट वैल्यूज दी हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों में से एक ही सही होगा। ओके, ये मैंने सिंपली इफ से केवल इंप्लीमेंट किया। ओके, लेकिन अब मैंने इसके पहले प्रोग्राम में बताया था कि इसका ड्रॉबैक क्या होगा। क्या ड्रॉबैक होगा, अगर सपोज पहला वाला कंडीशन सही भी हो गया तो बाकी को उसको टच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप इफ से इंप्लीमेंट करेंगे तो होगा क्या, पहला सही हो गया तो ये मैसेज आएगा, उसके बाद भी ये दोनों कंडीशन चेक करेगा। तो इसे रिमूव कैसे किया जाए कि थोड़ा सा कम से टाइम ले, तो अब क्या कहिए कि जो आपने इफ से केवल इंप्लीमेंट किया उसे आप किससे इंप्लीमेंट कर दीजिए, एल्स इफ लैडर से इंप्लीमेंट कर दीजिए। कैसे, देखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ये सही है तो मैंने क्या लिखा, प्रिंटफ ए इज लार्जेस्ट। ओके, अगर ये सही हो गया, ठीक है, तो एज लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर ये गलत है तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा, तो किसी एक को चेक कर लीजिए। लेकिन अब किससे बनाइएगा, एल्स इफ लैडर से। तो मैंने क्या कहा कि जब ये गलत होगा तब हम दूसरे कंडीशन के पास जाएंगे, एल्स इफ। ओके, अभी क्यों एक और इफ लगाना पड़ रहा है, उसका रीजन, क्योंकि दो आउटपुट हो सकते हैं, या तो बी सही होगा या तो सी सही होगा। तो वही चीज चेक कर लीजिए, इफ बी, मैं बी को चेक कर रहा हूं, आप चाहे तो सी को भी यहाँ पे चेक कर सकते थे। इफ बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, अगर ये सही हुआ तो क्या लिख दिया, प्रिंटफ बी इज लार्जेस्ट। बी इज लार्जेस्ट, मैंने ये लिख दिया। ओके, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये सही हुआ, ठीक है, तो ये करेगा। ओके, ये करने के बाद ये एल्स इफ लैडर है तो तुरंत बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाला गलत हुआ तो आपके पास दो चांस, दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो आउटपुट आ सकते हैं, या तो बी बड़ा हो सकता है या तो सी बड़ा हो सकता है। तो मैंने कहा भाई अगर ये गलत होता है तो ये चेक कर लो बी और सी में से कौन सा बड़ा है, तो मैं बी को चेक कर रहा हूं, क्या मेरा बी बड़ा है। अगर ये सही हुआ तो आएगा बी इज लार्जेस्ट और तुरंत स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये गलत होता है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, कौन सा बड़ा है, सी। इसलिए कुछ मत चेक करिए, सिर्फ लिख दीजिए एल्स प्रिंटफ सी इज लार्जेस्ट। क्योंकि इसके बाद केवल, इस कंडीशन के बाद केवल एक ही आउटपुट बचा है कि आपका सी ही बड़ा हो सकता है, तो इसलिए आपने क्या लिख दिया, सी इज लार्जेस्ट। ओके, अब दोनों प्रोग्राम में डिफरेंस आपको समझ गया, आ गया होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम रन नहीं करेगा, ये भी प्रोग्राम रन करेगा, सेम आउटपुट देगा, ये भी प्रोग्राम रन करेगा, सेम आउटपुट देगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें थोड़ा सा टाइम कम लगेगा अगर पहली बार में कंडीशन सही हो जाती है तो। लेकिन अगर इसमें पहले वाले में कंडीशन सही भी हो जाती है तब भी वो बाकी कंडीशन को चेक करता है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, तो ये है, आप जिससे मन करे उससे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको केवल एल्स इफ लैडर से ही बनाना है, आप चाहें तो सिर्फ इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि टोटल अगर वेरिएबल कितने इसमें, तो 3 वेरिएबल हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो चलिए मेन स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले 3 वेरिएबल लीजिए, इंट ए बी सी, तीनों वेरिएबल ले लिया। अब मैसेज दीजिए प्रिंटफ इंटर वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड सी। स्लैश एन भी लगा सकते हैं आप न्यू लाइन में अगर आपको इनपुट देना होगा तो। स्कैन एफ
%d 3 टाइम्स। क्यों 3 टाइम्स? क्योंकि मुझे 3 इंटीजर की वैल्यू पढ़ना है। पहला A के एड्रेस पे रखिएगा, दूसरा B के एड्रेस पे और तीसरा C के एड्रेस पे। तीनों वैल्यू स्कैन हो गई। अब चेक करिए कौन सा ज्यादा लार्जर है। तो A इज ग्रेटर देन B एंड A इज ग्रेटर देन C। अगर ये सही होता है तो printf A इज लार्जेस्ट। लेकिन अगर ये सही नहीं है तो दूसरे कंडीशन के पास जा रहा हूं, else if B is greater than A and B is greater than C। अगर ये सही हुआ तो मैं क्या लिख दूंगा, printf B is largest। लेकिन अगर ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि कौन सा बड़ा होगा, C बड़ा होगा। तो printf C is largest। तो ये मैंने प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर दिया कि आपको अगर कहा जाए कि लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स निकालिए तो आप 3 वेरिएबल लीजिए, तीनों की वैल्यू स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। चाहे तो आप सिंपली इफ से भी इंप्लीमेंट कर सकते थे या एल्स से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, एल्स इफ लेटर से भी। चलिए अब जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं दैट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट क्या कहता है कि मैं जब भी आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाएं तब हमारा इस्तेमाल कीजिएगा। अब मल्टीपल ऑप्शन का मतलब समझिए क्या कहा गया। जैसे आप होटल में जाते होंगे, जब होटल पे आप जाते हैं और बैठते हैं तो वेटर आपके पास क्या कहता होगा, मेन्यू लाता है। या आपको कुछ भी ऑर्डर करना होगा तो आप भी सबसे पहले क्या मांगते होंगे, मेन्यू मांगते होंगे। मेन्यू क्यों मांग रहे हैं कि ये देखने के लिए कि वहां पे कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं और उस ऑप्शन में से आप कौन सा चूज करना चाहते हैं। आप कोई एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे अगर आपको वेज खाना है, ठीक है, तो वेज पे सेलेक्ट करेंगे, या नॉन वेज खाना है तो नॉन वेज सेलेक्ट करेंगे, या आपको केवल स्नैक्स चाहिए तो स्नैक्स सेलेक्ट करेंगे। तो वही चीज है, मेन्यू मतलब कई सारे ऑप्शन होंगे, आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। जहां इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी हो कि कई सारे ऑप्शन दिए जाएं, ओके, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और बताइए आप कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रोग्राम में। आप बताइए, आप उसकी वैल्यू देंगे, हम उस ऑप्शन पे जाएंगे और वही काम करेंगे। ओके, तहां पे हम इस्तेमाल करेंगे स्विच स्टेटमेंट। इसीलिए इसे कहा जाता है कि दिस इज योर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग। जहां पे आपको लगे कि हाँ आपको कुछ मेन्यू टाइप का बनाना है, ओके, कुछ ऑप्शन टाइप का बनाना है, वहां अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो वहां पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, स्विच स्टेटमेंट। मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। ओके, आप किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से काम करता है। तो स्विच स्टेटमेंट मेनली आपका मल्टी वे डिसीजन स्टेटमेंट है, या कह सकते हैं कि हम स्विच का इस्तेमाल वहां उस प्रोग्रामिंग में करेंगे, उन प्रोग्रामों को बनाने के लिए करेंगे जहां पे मुझे लगेगा कि मुझे मेन्यू देना है। ओके, अब मेन्यू कैसे हो सकता है, कैसे लिखा जाता है, तो स्विच क्या कहता है कि मेरा एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है, आप उस सिंटैक्स को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बात कर रहे हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि जो इसके लिए प्री डिफाइंड रूल है या ग्रामर है। सिंटैक्स का मतलब यही समझिए ग्रामर है। ओके, जैसे इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो आपको बताया जाता है कि हाँ स्टेटमेंट पहचानिए, उसका टेंस पहचानिए, उस टेंस का टाइप पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। ओके, जैसे अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो जब आप क्या कहा जाता है कि इंडिफिनिट है तो आप पहचानते हैं कि लास्ट में आपका ता ती ते दिखता होगा, ता है ती है ते है, तो आप समझ जाते होंगे कि हाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और जब इसे ट्रांसलेट करते हैं तो उसका रूल फिक्स है कि अगर आपका वर्ब दिया गया है और आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वर्ब में क्या लगाते हैं, यस या यस इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वो रूल है, आप उसे तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपका मन है कि आईएनजी आपको लगाना है, नहीं आज मैं आईएनजी लगाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता कि आप रूल को वायलेट नहीं कर सकते। सेम वैसे ही हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स अगर आप वायलेट करेंगे तो 100% वो एरर प्रोड्यूस करेगा। तो ये चीज है स्विच स्टेटमेंट। चलिए सिंटैक्स की बात करते हैं। क्या कहता है सिंटैक्स, स्विच, ओके, यहां पे एक वेरिएबल पास कीजिए या कोई नंबर पास कीजिए। ओके, ये नंबर क्या बताएगा,
ऑप्शन बताएगा। जैसे आप होटल में गए, ठीक है, मेन्यू देखा, तो ये मान लीजिए नीचे कई सारे मेन्यू हैं, ओके, आप यहाँ पे ऑर्डर देंगे कि हाँ मुझे, ठीक है, मेन्यू नंबर 3, मतलब जहाँ पे आपका सपोज कढ़ाई पनीर रखा गया है, हाँ कि मुझे मेन्यू नंबर 3 कढ़ाई पनीर मुझे ऑर्डर करना है, तो ये वही नंबर है जो बताएगा इस मेन्यू में से आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। तो अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल मान लिया है, वेरिएबल की वैल्यू मैं जितना दूंगा उसके हिसाब से ये चलेगा, ओके। चलिए बात कर रहे हैं, अब मेन्यू बनाना है तो कई सारे वेज आप बनाएंगे, जैसे वेज हो गया, नॉन वेज हो गया, स्नैक्स हो गया, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आइसक्रीम्स हो गए, तो वैसे ही कई सारे आपको मेन्यू बनाने हैं। तो इसमें आपको वेज और नॉन वेज नहीं बनाना, इसमें मेन्यू कैसे बनेगा, आपको केस डिफाइन करना पड़ता है, ओके। एक एक केस आपका एक एक मेन्यू बताएगा, और केस स्पेस आप कोई यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं या कैरेक्टर भी लिख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं नंबर की, ओके, केवल नंबर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नंबर के बाद केस और इस नंबर के बीच में आप स्पेस जरूर दीजिएगा ताकि दोनों अलग हो सके, केस स्पेस 1 और लास्ट में क्या लगाइएगा, कॉलन, ओके। ये एक सिंटैक्स है कि मेन्यू कैसे बनाएंगे, केस स्पेस मेन्यू का जो भी नंबरिंग आप देना चाहते हैं, जरूरी नहीं 1 ही दीजिए, आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हो तो 5 भी दे सकते थे, केस, देन लास्ट में कॉलन लगाइएगा। अब आप इसके अंदर जो जो स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो लिखिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, जितने स्टेटमेंट आपको लिखने हो आप लिखिए, और लास्ट में एक शब्द लगाइएगा ब्रेक, ओके। क्या लगाइएगा, ब्रेक। अब ये ब्रेक क्यों लगाते हैं, पूरा पहले मैं मेन्यू डिसाइड कर लेता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं ब्रेक का रूल क्या है, ओके। क्या कहा कि केस 1 पहला मेन्यू मेरा तैयार हो गया, जिसमें मैं 2 काम करना चाह रहा था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसे ब्रेक कर दिया। देन सेकंड मेन्यू केस 2, ओके, मैंने कहा स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4, इसमें भी मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपका, लास्ट में ब्रेक। ऐसे ही जितने केस आपको बनाने हो, केस जरूरी नहीं नंबरिंग 1 2 हो, जैसे मैं कहा कि अब मुझे केस 5 बनाना है, मैं केस 3 4 नहीं बनाना चाह रहा हूं। स्टेटमेंट ये हो जाएगा मेरा 5th, स्टेटमेंट 6। फिर मैंने कहा कि ये बनाने के बाद इसमें भी ब्रेक रखूंगा, और फिर मैंने कहा कि केस अब मैं बनाऊंगा 3rd। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सीरियल में ही बनाना है। 7th, स्टेटमेंट 8th, ये हो गया, दिस इज योर ब्रेक। हाँ, इतना केस, जितने केस बनाने होंगे उतने केस हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी मैं 4 ही केस की बात कर रहा हूं। इतना करने के बाद लास्ट में एक और अलग से बनाना पड़ता है, दैट इज योर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के आगे कोई नंबर नहीं लिखना होता है, सीधा लिखिए डिफॉल्ट, देन कॉलन लगाइए, और यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट 10, ओके। यहाँ पे चाहे तो आप ब्रेक लगाएं चाहे न लगाएं, ठीक है, चलिए लगा रहे हैं, प्रैक्टिस में ब्रेक ही है, ब्रेक रख देता है, ओके। अब ये सिंटैक्स आपका तैयार हो गया। अब बात कर रहे हैं कि ये काम कैसे करता है, इसमें ब्रेक का क्या मतलब होता है, ओके, कैसे ये अगर हम n की वैल्यू कुछ देते हैं तो कैसे काम करेगा, इसे इंट्रोड्यूस बताने जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं स्विच n, ओके। क्या कर रहा है, बताइए आप किस स्विच के पास, मतलब किस केस के पास जाना चाहते हैं, ओके। सपोज मैंने n की वैल्यू दी 2, ओके, n की वैल्यू दिया मैंने 2, तो स्विच 2 मतलब केस 2 के पास जाइएगा। अब देखिए जब स्विच कहा जाता है और n की वैल्यू आप जितना देते हैं वो सिर्फ उस नंबर को मैच कराता है, क्या 2 कहीं पे लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, ओके। उस नंबर से मैच कराएगा, काउंटिंग नहीं करेगा कि दूसरा वाला कौन सा है, ये पहला ये दूसरा है, ऐसा नहीं है, वो इस नंबर से मैच कराएगा कि जो आपने यहाँ पे नंबर लिखा है वो नंबर कहीं पे अवेलेबल है कि नहीं है, अगर है तो सीधा उसी केस के पास वो जंप कर जाएगा, okay? मतलब अगर आपने कहा स्विच 2, n की वैल्यू अगर सपोज आपने 2 दिया है तो स्विच 2 सीधा 2 से मैच करेगा, 2 कहीं मैच कर रहा है, जी हाँ मैच कर गया, ओके। सीधा इस केस के पास जंप करेगा, जंप करेगा, कौन सा काम करेगा, स्टेटमेंट 3rd, मतलब क्या चल गया आपका, स्टेटमेंट 3rd चला, देन कौन सा,
उसके बाद अगला चलेगा स्टेटमेंट फोर्थ। ओके, स्टेटमेंट फोर्थ। अब क्या लिखा गया, ब्रेक। ये ब्रेक मैंने क्यों लगाया है, ब्रेक क्या कहता है कि मैं एक ऐसा कीवर्ड हूं, जब भी मुझे आप पाएंगे, चाहे स्विच हो चाहे लूप हो, अभी मैं स्विच के अंदर बता रहा हूं, आगे ये लूप में भी इस्तेमाल होता है। ओके, जब भी आप मुझे पाएंगे, मैं क्या करूंगा, जो कंट्रोल आगे बढ़ना चाहिए था कि अगर ये चल गया तो फिर अगली बार ये चलना चाहिए था, इसे चलना चाहिए, तो मैं आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं जिस बॉडी के इनसाइड लिखा गया हूं, अगर स्विच के अंदर लिखा गया हूं, तो तुरंत उस बॉडी के बाहर जंप करा दूंगा। मींस स्टेटमेंट थर्ड चला, स्टेटमेंट फोर चला, ब्रेक मिला, ब्रेक मिलते ही ये स्विच के बॉडी से बाहर जंप किया और सीधा इस डिफॉल्ट के बाहर निकल गया। बाहर निकला, यहाँ पे जो आप काम कहे होंगे वो काम करना शुरू कर देगा, बीच में किसी और केस को वो टच नहीं करने देगा। ओके, समझिए, अगर मैंने यहां से ब्रेक हटा दिया होता तो ये क्या होता, सपोज, ठीक है, मैंने कहा n की वैल्यू 2 है, केस 2 के पास सीधा जंप करेगा, केस 1 को टच भी नहीं करेगा। ओके, केस 2 के पास जंप करेगा, स्टेटमेंट थर्ड चला, स्टेटमेंट फोर्थ चला, लेकिन अब आपने ब्रेक नहीं लिखा। जब आप ब्रेक नहीं लिखेंगे तो वो आगे बढ़ना शुरू कर देगा और फिर आगे बढ़ के जितने उसके बीच में स्टेटमेंट मिलेंगे सबको एग्जीक्यूट करेगा, तब तक करता रहेगा जब तक आपको ब्रेक ना मिल जाए। तो थर्ड फोर्थ नो ब्रेक, नहीं ब्रेक है तो केस फिफ्थ को भी रीड करेगा। अब क्या चलेगा, आपका स्टेटमेंट 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। यहां पे आपने ब्रेक लिखा है, अब ये तुरंत यहां से उठा के इसे बाहर जंप करा देगा। लेकिन अगर आपने यहां पे भी ब्रेक नहीं लगाया तो क्या होगा, n की वैल्यू 2 देंगे तो करना केवल आपको ये था, ठीक है, तो ये समझिए, ठीक है, 2 देने पे आपका ये भी आया, ये भी चलेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब आगे बढ़ेगा सेवेंथ एट्थ। ओके, मतलब ब्रेक क्या करता है, तुरंत, ठीक है, जंप कराना है कि आप चाहते हैं कि इतना हो गया, इसके बाद में आगे वाला न रीड करे, तो आप वहां पे क्या इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ब्रेक इंस्ट्रक्शन। अब ऐसे समझिए कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, सपोज मैंने कहा कि मुझे ब्रेक आपने नहीं लगाया और मैंने कहा कि मुझे वेज चाहिए। ओके, तो वेज का, ठीक है, आपको आइटम जो भी था वो मिल गया, वेज में जो भी आपको ऑर्डर दिया था वो वेज। अगर आपने ब्रेक लगाया होगा तो उसके अलावा कोई और ऑर्डर आपके पास नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो हो सकता है आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाए, अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं था तो हो सकता है आपको आइसक्रीम भी मिल जाए। ओके, तो ये चीज है, ब्रेक क्या कह रहा है कि मुझे आप लगाइए ताकि जो केस के पास मैं गया हूं केवल उसी केस को मैं रन कराऊं, बाकी केस को टच ना करूं। इसीलिए ब्रेक लगाना कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि केवल वही केस रन हो, बाकी केस न रन हो, तो आप ब्रेक लगाइए। ओके, पहली बात जो मैंने बता दिया ब्रेक का मतलब क्या है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि इसका सीरियल 1 2 3 4 हो। देखिए, मैंने खुद से पहले 2 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, फिर 3 लिखा है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे आप कोई सीरियल, ठीक है, सीरियल वाइज ही नंबरिंग दे। आप कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं एट रैंडम, ठीक है, आपके जो दिमाग में आ रहा है या जिस केस से आप बनाना चाहते हैं उसका नंबरिंग आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी बात, ठीक है, केस की वैल्यू कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती। ये नहीं कि हाँ केस 2.2 मींस फ्लोट में केस की वैल्यू नहीं हो सकती, केवल इंटीजर और या कैरेक्टर दो ही चीज अलाउ होता है। तो ऐसे समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो n जो वेरिएबल दिया है वो उसका डेटा टाइप केवल दो चीज होगा, या तो इंटीजर हो सकता है और या तो कैरेक्टर हो सकता है। ओके, फ्लोट कभी भी नॉट अलाउड है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे जो स्विच में आप n नाम का वेरिएबल पास करेंगे वो कभी भी फ्लोट नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे अगर सपोज आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं जैसे c बराबर a प्लस बी, ओके, तो ये वेरिएबल तीनों आप फ्लोट ले सकते हैं। अंदर जो काम कर रहे हैं उन वेरिएबल को आप फ्लोट या इंटीजर या कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो स्विच के अंदर वेरिएबल पास करेंगे वो वेरिएबल कभी भी आपका फ्लोट नहीं होगा। ये तीसरा रूल। तो मैंने बताया स्विच का सिंटैक्स क्या है। देखिए, पहला सिंटैक्स क्या कहा कि सिंटैक्स में
केस कोई कोई रूल नहीं है कि एक ही सीरियल नंबर से होना चाहिए। दूसरा, ब्रेक लगाना क्यों कंपलसरी है? अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जिस केस के पास जाना है उस केस पे तो जाएगा ही, उसके आगे वाले केस को भी आपका रन करना शुरू कर देगा। ओके, तीसरी बात, ठीक है, कि जो आपने यहाँ पे एन नाम का वेरिएबल लिया है, जो भी वेरिएबल लेंगे आप, एन जरूरी नहीं है, पी क्यू आर जो भी वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल पास करेंगे वो कभी भी आपका इंटीजर या कैरेक्टर हो सकता है, फ्लोट नहीं होगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट चीज, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा गया, दैट इज योर डिफॉल्ट। ओके, अब ये बात कर रहे हैं इसका क्या रोल है। ओके, डिफॉल्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? कि सपोज किसी ने कहा कि मैं n की वैल्यू कुछ और दे देता हूं, जैसे n बराबर यहाँ पे 2 देंगे तो ये चलेगा, n बराबर 1 देंगे तो ये चलेगा, n बराबर 5 देंगे तो ये चलेगा, n बराबर 3 देंगे तो ये वाला केस चलेगा। लेकिन गलती से किसी ने n बराबर 7 दे दिया, ओके, तो कौन सा केस चलेगा? तो जितने केसेस आपने बनाए हैं, ओके, उस केस के अलावा अगर आप कोई और इनपुट देते हैं, उस केस में क्या रन करेगा? आपका डिफॉल्ट रन करेगा। ओके, और ये बात और, डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही रहे, आप इसे भी, ठीक है, बीच में कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, हो सकता है केस 3 को नीचे कर दीजिए, डिफॉल्ट को ऊपर कर दीजिए, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इसको लास्ट में ही इंट्रोड्यूस करना होता है। ओके, लेकिन एक बात और, जो भी आप लास्ट में लिखिएगा, चाहे डिफॉल्ट लिखिए चाहे केस लिखिए, वहां पे ये कंपलसरी नहीं है कि ब्रेक लगाइए, क्योंकि ये लास्ट वाला है। अगर ये लास्ट में लिखा गया है तो 100% इसके बाद कोई और चीज नहीं आना है, तो इसके बाद तो इसे बाहर निकलना ही है। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो लास्ट में आपने लिखा है उसके बाद कंपलसरी नहीं है कि ब्रेक लगाइए। आप लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तो इसके बाद उसको बाहर निकलना ही है, क्योंकि वही लास्ट में आपका लिखा गया है, तो उसके बाद बाहर के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो चलिए कुछ आउटपुट के क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट हमारा स्विच का क्लियर हो जाए। ओके, सपोज स्विच एंड मेन इन एन, मैं एन की वैल्यू यहीं पे बदलता रहूंगा, आउटपुट देखेंगे कैसे वेरी करता है। केस 1 या मैंने कहा केस 7, पहले केस 7 ही बना लेते हैं। प्रिंट एफ हेलो ब्रेक, देन केस 3 प्रिंट एफ बाय ब्रेक, फिर लिखा मैंने डिफॉल्ट प्रिंट एफ रॉन्ग इनपुट, इसे ब्रेक किया, और फिर लिखा केस 1 प्रिंट एफ गुड ब्रेक। चलिए ये केस है, देखिए ये स्विच की बॉडी बंद किया हूं मैं, यहाँ पे मैं इस मेन की भी बॉडी क्लोज कर दिया, दो कर्ली ब्रेसेस ओपन थे मेरे, दोनों कर्ली ब्रेसेस को मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। ये ध्यान में रखिएगा, ये स्विच का पहले बंद होगा, देन आपका मेन का बंद होगा। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं n की वैल्यू 7 देता हूं तो आउटपुट क्या आएगा? ओके, चलिए n बराबर 7, ठीक है, अगर 7 दिया तो स्विच 7 केस 7, ठीक है, मतलब देखिएगा 7 कहीं पे लिखा गया, जी हाँ केस 7, पहला ही केस आपने से केस 7 नंबरिंग दिया है, इसका मतलब केस 7 के पास जाएगा, प्रिंटफ क्या करेगा? हेलो। ओके, मतलब जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से, हेलो प्रिंट करेगा, हेलो के बाद प्रिंट करने के बाद देखिए क्या लिखा गया? ब्रेक, ब्रेक मिलेगा, तुरंत कहाँ निकल जाएगा? बाहर। ओके, बाहर निकल गया, इसके बाद कुछ भी आपने बाहर निकलने के बाद कुछ लिखा नहीं है तो वो प्रिंट नहीं होगा, और उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा? आपका स्टॉप हो जाएगा। ओके, मतलब केवल आउटपुट आपको दिखेगा हेलो। ओके, अगर मैं यहां से ब्रेक हटा देता हूं, यहां से भी ब्रेक हटा देता हूं, अगर अब पूछा जाए कि बताइए आउटपुट क्या आएगा, अगर n बराबर 7 ही दिया जाए
तो चलिए देखते हैं, n बराबर 7 देने पे केस 7 के पास जाएगा। ओके, क्या प्रिंट करेगा? हेलो। हेलो तो प्रिंट हो गया मेरा, लेकिन ब्रेक नहीं है, अब बाहर नहीं निकल पाएगा। अगला जो नीचे वाला केस हो, नीचे आएगा, केस 3 मिलेगा, उसे भी प्रिंट करेगा। ठीक है, तुरंत बगल में क्या प्रिंट हो गया? बाय। क्यों बगल में हो गया? क्योंकि आपने स्लैश साइन नहीं लगाया था, तो न्यू लाइन नहीं हुआ। अभी भी कर्सर उसके बगल में है, क्लिक ब्लिंक कर रहा था, वहीं से आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, बाय। ओके, लेकिन इसके पास भी ब्रेक नहीं है, तो फिर अब आगे बढ़ेगा, किसके पास जाएगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के बाद क्या लिखा है? ओके, रॉन्ग इनपुट, मतलब इसके बगल में क्या प्रिंट हो जाएगा? आपका रॉन्ग इनपुट। ओके, रॉन्ग इनपुट होने के बाद अब मिल गया ब्रेक, ब्रेक मिला, अब यहां से ये जंप कर जाएगा बाहर। ओके, तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है। सबसे पहले यहाँ हेलो हुआ, नो ब्रेक, ठीक है, तो आगे बढ़ा, बाय, नो ब्रेक, ठीक है, देन डिफॉल्ट, रॉन्ग इनपुट, ठीक है, देन ब्रेक, और यहां से कहा निकल गया? बाहर निकल गया। ओके, तो आपने देख लिया ब्रेक न लगाने पे क्या हो रहा है। ब्रेक, ब्रेक मैंने लगा दिया। ओके, अब मैं कह रहा हूं कि अब इस n की वैल्यू मैं चेंज कर दे रहा हूं। कैसे? मैंने कहा अगर सपोज n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो क्या प्रिंट होगा? देखिए n बराबर 1 मतलब स्विच 1, तो देखेगा 1 कहां पे? यहां पे भी नहीं है, यहां पे। इसका मतलब सीधा ये यहां से इस केस के पास जंप करेगा। ओके, क्या प्रिंट करेगा? गुड। ओके, अगर बाई द वे यहां पे आपने ब्रेक न लगाया, गुड प्रिंट हो गया, तो केस 1 के पास जाएगा, गुड प्रिंट करेगा। ब्रेक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके बाद कुछ और लिखा ही नहीं गया, तो उसे नीचे ही जाना है, नीचे जाएगा कंट्रोल, कुछ नहीं लिखा गया, कुछ भी प्रिंट नहीं। तो वही चीज बताया कि लास्ट वाले स्टेटमेंट पे चाहे तो आप ब्रेक लगाएं चाहे न लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आउटपुट आएगा आपका गुड। ओके, अब बात कर रहे हैं अगर n की वैल्यू मैं फिर से चेंज कर देता हूं। मैंने कहा कि अगर मैं n की वैल्यू 4 दे दिया तो, ओके, अगर मैं n की वैल्यू 4 देता हूं तो केस 4 मतलब केस 4 के पास जाना है। केस 4 आपने कहीं लिखा ही नहीं है। ओके, जब केस 4 नहीं लिखा है तो इसका मतलब वो किसके पास जाएगा? डिफॉल्ट, और क्या लिखेगा? रॉन्ग इनपुट। रॉन्ग इनपुट प्रिंट करेगा। ब्रेक है, कहां निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ओके, ब्रेक है तो बाहर निकाल देगा। लास्ट चीज, ठीक है, कि अगर बाय द वे इसके बाद भी कुछ लिख दिया जाए, प्रिंटफ वेलकम, सपोज मैंने कहा कि ये स्विच के मैं बाहर लिख देता हूं, तो प्रोग्राम में आउटपुट क्या क्या आएगा? सपोज n की वैल्यू अगर आप 7 दिए होते, n की वैल्यू 7 दिए होते, तो आउटपुट क्या आता? देखिए, केस 7 के पास जाएगा, क्या प्रिंट करेगा? हेलो। सबसे पहले प्रिंट हुआ आपका हेलो। ओके, कर्सर यहीं पे ब्लिंक कर रहा है, क्योंकि आपने स्लैश एन नहीं लगाया, स्लैश एन लगाया होता तो ये कर्सर नीचे आ चुका होता। लेकिन इसके बाद क्या मिला आपको? ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा? स्विच से बाहर निकालेगा। स्विच से बाहर निकाला, बाहर निकलने के बाद मतलब ये यहां से सीधा यहां बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद आपको जो लिखा रहेगा वो तो चलना ही है। तो इसके बाद क्या लिखा गया? वेलकम। ओके, तो क्या प्रिंट होगा? वेलकम। ओके, मतलब ये स्टेटमेंट स्विच के बॉडी के इनसाइड नहीं है, तो कोई भी केस चले, ठीक है, इसका चलना कंपलसरी है, मतलब ये चलेगा ही। ठीक है, कोई भी केस जो चलाइए, हेलो वेलकम, अगर 7 दिए तो हेलो वेलकम आएगा। अगर आप एन की वैल्यू 3 देंगे तो बाय वेलकम आएगा। एन की वैल्यू अगर इन तीनों के अलावा 5 दे दिए, ठीक है, तो क्या आएगा? रॉन्ग इनपुट वेलकम आएगा। और अगर एन की वैल्यू 1 देंगे तो क्या आएगा? गुड और वेलकम आएगा। मतलब वेलकम इस स्विच के इनसाइड नहीं है, तो बाहर निकलने के बाद जितने स्टेटमेंट लिखेंगे उसका रन होना जरूरी है। ठीक है, वो रन होगा ही। ठीक है, बस यहाँ पे स्विच क्या हुआ, ठीक है, कि आपने बताया कि हाँ किसी पर्टिकुलर केस में है तो कैसे रन होता है। तो ये है स्विच का मेन फंक्शनिंग, कैसे काम करता है। ओके, अब एक चीज बस ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो n लिया आपने, कहीं गलती से इसे फ्लोट मत ले लीजिएगा, फ्लोट n बराबर से। ओके, तब ये एरर प्रोड्यूस करेगा कि स्विच के इनसाइड आपने फ्लोटिंग, मतलब यहाँ पे आपने फ्लोटिंग वेरिएबल लिया है जो अलाउ नहीं है। तो मेरे ख्याल से स्विच में जितने कॉन्सेप्ट हैं सबने को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखा जाएगा इससे प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू।